हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वी कैन आल्सो सम टीचर्स आल्सो कॉल इट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। मींस कुछ टीचर्स इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। समटाइम्स इसी चैप्टर को जो है हम सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे पूरा कवर करेंगे और ग्रामर में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा या जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि इस चैप्टर पे या ग्रामर का कोई भी जो चैप्टर होता है उस पे तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जो टाइप्स बनती हैं क्वेश्चंस की, और तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो इसमें क्वेश्चन आता है आपका एरर डिटेक्शन पे, सेकंड इसमें आपका क्वेश्चन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, और थर्ड इसमें बनते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो एग्जामिनर इस पे तीन तरह के सवाल करता है जो ग्रामर के चैप्टर होते हैं। तो लाइक एरर डिटेक्शन आई टोल्ड यू, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन थर्ड इज आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, सॉरी सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा अग्रीमेंट हुआ था सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। मीन्स बहुत पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जो आज भी कंटिन्यूड है। स्टिल वी हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट इन अवर रिटन इंग्लिश, बी द मैटर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। सो वी हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर अग्रीमेंट इन अवर लाइफ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हम देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में बेसिकली दो अग्रीमेंट हुए थे। फर्स्ट जो अग्रीमेंट है वो ये है कि सब्जेक्ट ने वर्ब से ये कहा, सब्जेक्ट ने वर्ब से ये कहा कि अगर तुम सेंटेंस में आई तो मैं भी सेंटेंस में आऊंगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में हम यूं कह लें कि वर्ब ने, क्रिया ने कर्ता से ये कहा कि अगर तुम सेंटेंस में आए तो मैं भी आ ही जाऊंगी। मींस बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब हैव टू कम टुगेदर इन सेम सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को लगाना मैंडेटरी होता है। सब्जेक्ट और वर्ब एक स्टेटमेंट में दोनों ही लगाने हमें मैंडेटरी होते हैं। अगर सब्जेक्ट आएगा तो हमें वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, और अगर हम वर्ब लिखेंगे तो हमें उसके साथ सब्जेक्ट को भी लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, एंड सेकेंड अग्रीमेंट ये हुआ था SSPP, which means singular subject take singular verb and plural subject take plural verb. Means अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वहां पे जो वर्ब होगी वो भी हमें सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल ही यूज होगी। मींस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। ओके, दिस इज फॉर सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। सो दिस इज द सेकंड अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये दो अग्रीमेंट हुए थे। फर्स्ट आई टोल्ड यू subject and verb both have to come together in same sentence, and second एक वचन के साथ हमें एक वचन सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है और बहुवचन के साथ हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। ठीक है, तो ये दो अग्रीमेंट हुए थे तो जिनको हम रिटन इंग्लिश में फॉलो करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूं सिंगुलर, लाइक इफ आई राइट ही, और मैं उसके साथ वर्ब यूज कर लेता हूं आर, going to market, और सेकंड में लिख देता हूं we is playing chess। तो अगर हम यहां पे इन दोनों सेंटेंस में ऐसे देखते हैं कि यहां पे मैंने सब्जेक्ट लिखा ही जो कि है सिंगुलर, लेकिन वर्ब मैंने उसके साथ लगा दी प्लूरल, दैट इज आर, और सेकंड सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट लिखा प्लूरल दैट इज वी और उसके साथ वर्ब मैंने यूज कर ली सिंगुलर। तो ऐसा क्या होगा कि अगर ये मैं करूं तो ये हम इस
रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, सेकंड अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये जो अग्रीमेंट है ये यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। मींस सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ जो मैंने वर्ब्स यूज करी हैं वो मैंने यहाँ पे गलत यूज करी है। तो हमें अब यहाँ पे देखना है कि हमें सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है या हमें यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं इस वर्ब को मॉडिफाई करूँ या इस सब्जेक्ट को चेंज करूँ कि ये मेरा सेंटेंस ठीक हो जाए। तो आपने एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की पोजीशन सही होने पर हमेशा वर्ब को ही बदला जाता है। जब भी सब्जेक्ट अपनी जगह सही होगा तो आप हमेशा जो है वर्ब को ही रिप्लेस करोगे। मींस यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज। और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट इज वी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, दैट इज आर। ओके, तो इन्हीं दोनों सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे इसको पोजीशन इसकी थोड़ी चेंज कर देता हूँ, इफ आई यूज हियर आर ही गोइंग to market, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा अगेन ही है, लेकिन वर्ब मैंने यहाँ पे यूज कर ली, दैट इज आर, दैट इज प्लूरल, जबकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। तो मीन्स वही है कि पोजीशन चेंज होने से हमने ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट की पोजीशन मैंने यहाँ पे चेंज करी है तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करना है, ना कि अगेन सब्जेक्ट को। ओके, तो हमने यहाँ पे यूज करने पड़ेगा इज। ओके, तो जब भी सब्जेक्ट अपनी जगह सही होगा सो वी हैव टू ऑलवेज मॉडिफाई द वर्ब, वी कैन नॉट मॉडिफाई द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट को नहीं बदलना है बल्कि हमने वर्ब को धीरे धीरे आगे बदलते चलना है। ठीक है, तो ये दो अग्रीमेंट है, आई टोल्ड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड वर्ब हमने इकट्ठा लिखना होता है। एवरी सब्जेक्ट take its verb and every verb takes its subject। और second मैंने बता दिया with singular subject we have to use singular verb and with plural subject we have to use plural helping verb। थोड़ा आगे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Now I'm going to write 3 examples। जो फर्स्ट अग्रीमेंट मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों का आना सेंटेंस में मैंडेटरी होता है, उस पे मैं आपको 3 एग्जांपल से फर्स्ट अग्रीमेंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखता हूँ, इफ आई राइट दिस इज द सेंटेंस। मैंने एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखा, कॉल यू बैक व्हेनेवर दे गेट फ्री। जैसे स्पोकन इंग्लिश में समटाइम्स हम यूज कर लेते हैं सी यू लेटर, कैच यू लेटर, कॉल यू बैक, तो उसी पे बेस्ड मैंने एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है। तो इस सेंटेंस में हमने देखना है कि कितनी वर्ब्स आ रही हैं और कितने इसमें सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम जब देखते हैं कि कॉल यू बैक व्हेनेवर दे गेट फ्री, तो इस सेंटेंस में ये गेट जो है यहाँ पे सेकेंड वर्ब है और इस गेट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे दे। दिस इज द S2 मींस दे स्टेटमेंट में सेकेंड सब्जेक्ट है और गेट इसकी सेकेंड यहाँ पे वर्ब है। और इस सेंटेंस में एक और वर्ब है जो कि है यहाँ पे कॉल। सो कॉल यहाँ पे अनदर वर्ब है दैट इज V1 मींस ये फर्स्ट वर्ब है इस सेंटेंस की और ये सेकंड वर्ब है इस सेंटेंस की। लेकिन इस सेंटेंस में इस कॉल वर्ब को, लेकिन एग्जाम में अगर हम देखें तो इसको अगर मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूं, जैसे मैं बोल देता हूं कॉल यू ए पार्ट, दिस इज इन बी पार्ट, दिस इज इन सी पार्ट, और यहाँ पे डी में मैं ले लेता हूं दैट इज नो एरर। ओके, तो अगर ऐसी लाइक एरर की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो स्टार्टिंग में जो कॉल वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो ये उसी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है कि जो वर्ब है
उसको अपना सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को अपनी वर्ब भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो ये बोल रहा है कि तुम्हें कॉल करते हैं या तुम्हें कॉल करता हूँ या तुम्हें कॉल करती हूँ जब वे फ्री होंगे। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो रही है कि कौन कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, ठीक है। तो इस कॉल वर्ब का जो सब्जेक्ट है दैट इज कंप्लीटली मिसिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे हमें इस कॉल वर्ब का जो सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे मिसिंग है उसको हमें यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। सो आवर आंसर इज एब्सोल्युटली क्लियर कि एरर इसके ए पार्ट में, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। तो इसका ए पार्ट यहाँ पे रॉन्ग बनेगा। अब इसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन क्या बनाएंगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आई विल कॉल यू बैक, शी विल कॉल यू बैक, ही विल कॉल यू बैक, आई एम गोइंग टू कॉल यू बैक, शी इज अबाउट टू कॉल यू बैक। तो मीन्स जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये वो फर्स्ट वाला अग्रीमेंट है कि हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को अपना वर्ब लेना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट सेंटेंस के थ्रू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, शी इज गोइंग टू, देन हम इसको आगे यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, शी इज गोइंग टू कॉल यू बैक मीन्स इस कॉल वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे इस सेंस में उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट अग्रीमेंट है, इसमें इस कॉल वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग था। इस पे आधारित मैं आपको दो सेंटेंस और यहाँ पे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, seeing a tiger, seeing a tiger, she jumped. Second sentence, walking on the road, walking on the road, a car hit him. तो इन दो सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में एक ही कॉमन सब्जेक्ट है दैट इज शी, दिस इज द सब्जेक्ट। और इस शी सब्जेक्ट का जो वर्ब्स है यहाँ पे वो है, एक तो यहाँ पे सीइंग वर्ब है एंड सेकेंड इज जंप्ड। मीन्स शी ने ही सीइंग किया और शी ने ही जंप किया। तो मीन्स कॉमन डोर हियर, both for both of the verbs here is the common subject that is she. She इस sentence में दोनों verbs के लिए एक common door यूज किया गया है, common subject यूज किया गया है। तो इस first sentence में कोई भी problem नहीं है, ठीक है। seeing a tiger क्योंकि she यहाँ पे jump के लिए भी यूज किया जा रहा है और she यहाँ पे इस seeing verb के लिए भी यूज किया जा रहा है। बट हम जब इस second sentence को यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड सेंटेंस में पूरा वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम। नाउ द सब्जेक्ट इज अ कार। अब इसको अगर हम ऑप्शंस में ब्रेक कर दें, लाइक वॉकिंग ऑन द रोड, दिस इज इन सी, दिस इज इन डी। डी में हम ले लेते हैं नो एरर। So in this particular statement, a car hit him. तो जो कार है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका काम क्या है? कार हिट तो कर सकती है, लेकिन क्या कार वॉक कर सकती है? तो हमारा आंसर होगा नो, ठीक है। कार का काम हिट करना है, ना कि कार का काम वॉक करना है। तो this can't be the common door for both of the verbs. In first statement, she is the common door. बिकॉज शी ने ही जंप किया, शी ने ही सीन किया। लेकिन इस स्टेटमेंट में अ कार हिट हिम, कार ने उसको हिट किया। इसका जो ट्रांसलेशन बनता है तो वो ऐसे है कि टहलते हुए, रोड पर टहलते हुए एक कार ने उसको टक्कर मारी, ठीक है। तो अगेन हमारा यहाँ पे इस फर्स्ट सेंटेंस की सेंस में, इस थर्ड सेंटेंस में भी हमारा पर्पस यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये जो कार है इसकी वर्ब तो यहाँ पे हिट गिवन है, लेकिन इस फर्स्ट वर्ब वॉकिंग की जो वॉकिंग का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मिसिंग है।
तो इसकी एग्जैक्ट इसकी जो ट्रांसलेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जब वो रोड पे टहल रहा था तो एक कार ने उसको टक्कर मारी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इस वॉकिंग वर्ब का वो मिसिंग है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैन राइट while he was walking on the road। ठीक है, तो इस सेंस में हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी while he was walking on the road a car hit him। बिकॉज इस कार का सब्जेक्ट गिवन है बट इस वॉक वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो अगेन यहाँ पे मिसिंग है। दिस इज अगेन रिलेटेड टू दिस फर्स्ट अग्रीमेंट कि इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यही सब्जेक्ट यहाँ पे मिस कर रहा है। ठीक है, अब कुछ टीचर्स इसको डिफरेंट टॉपिक्स के साथ भी जोड़ देते हैं। जैसे सम टीचर्स से लाइक दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिलेटेड टू पार्टिसिपल, some say like this is related to verb, some say like this is related to subject verb agreement, but ये मैटर नहीं करता है। एग्जाम में हमारा मेन जो पर्पस है वो है कि प्रॉपर मुझे राइट आंसर तक पहुंचना। ठीक है, तो ये मतलब मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाता है कि ये कौन से चैप्टर का है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो यही है कि वो चैप्टर को वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये किस चैप्टर का एरर है, नाउन का है, प्रोनाउन का है, वर्ब का है या एडजेक्टिव का है। क्लियर, तो यहाँ पे एरर हमने अगेन इसमें फर्स्ट पार्ट में बने। क्लियर, तो ये दो अग्रीमेंट है मेनली। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब को लगाना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब को लगाना होता है। क्लियर, एक तो वो सेकंड अग्रीमेंट बताया और एवरी सब्जेक्ट हैज टू टेक इट्स वर्ब एंड एवरी वर्ब हैज टू टेक इट्स सब्जेक्ट। हर कर्ता को अपनी क्रिया को लेना पड़ेगा साथ में और हर क्रिया के साथ उसका जो कर्ता है सब्जेक्ट है वो भी साथ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ये मिसमैच्ड है तो भी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, अगर इस सेंस में वर्ब के जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है तो तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगा। क्लियर, लेकिन अब मैं एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये तो सभी को पता होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बॉयज हैं तो मुझे पता है या सभी को पता है, एवरीबॉडी नोज कि बॉयज के साथ मुझे आर यूज करना है और अगर एक सिंगल बॉय है, सिंगुलर बॉय है तो उसके साथ मुझे इज यूज करना है। ठीक है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं तो मुझे वहां पे आर यूज करना है या हैव यूज करना है और अगर चेयर है, टेबल है, सिंगुलर है तो मुझे वहां पे वॉज यूज करना है या इज यूज करना है या वहां पे हैज यूज करना है। तो आखिर अगर यही बात है, यही दो अग्रीमेंट है इनके अंदर, तो फिर मतलब फिर तो हम ये ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर मैं आपको ऐसा आगे क्या पढ़ाऊं और आप आगे ऐसा क्या पढ़ें कि मैं मतलब इस चैप्टर में जो है आपको थोड़ा डेप्थ में अगर हम जाएं तो हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें क्या होगा, इन क्रियाओं का हम क्या करेंगे। क्या करोगे आप इज का, एम का, आर का, वॉज का, वर का, हैज का, हैव का, हैड का, अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई नहीं करना आए। ठीक है, तो मेनली स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं प्रॉब्लम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स आर अनेबल टू फाइंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही ढूंढना मतलब आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी मतलब वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसी पे रिलेटेड मैं एक सेंटेंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में थोड़ा आप देखना कि सेंटेंस में यू पीपल नीड टू फाइंड द सब्जेक्ट। आप लोगों ने यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करनी है। इस सेंटेंस का जो ट्रू सब्जेक्ट है वो क्या है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेंटेंस में लिख रहा हूं बोर्ड पे, जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर 3 bars which remain closed। एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर 3 bars which remain closed। तो इस सेंटेंस में
आप लोगों ने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो मोस्टली तो हमें ये लगता है कि वर्ब से पहले जो भी चीज़ आती है वो पूरा सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सेंटेंस में जस्ट आउटसाइड द होटल इज नॉट द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बात करीब कर रहा है, मेन जो एम्फेसाइज देना चाह रहा है वो देना चाह रहा है 3 बार्स पे, ठीक है, सॉरी 3 बार्स पे। सो दिस 3 बार्स, दिस इज द सब्जेक्ट हियर। ये मैंने आपको यहाँ पे राइट सेंटेंस लिखवा दिया, वैसे यहाँ पे आर की जगह एग्जाम में इज आया था, ठीक है, ऐसे था सेंटेंस, जस्ट आउटसाइड द होटल इज देयर 3 बार्स विच रिमेन क्लोज्ड। तो फिर हमने वहाँ पे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोचते हैं कि इज सही है, तो मोस्टली उनको लगता है कि ये सेंटेंस करेक्ट है। बट इस सेंटेंस में आपने ध्यान रखना है 3 बार्स ये सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर बिल्कुल सही यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 3 बार्स इसमें यहाँ पे ट्रू सब्जेक्ट है। सो आई एम गोइंग टू मेक यू रियलाइज फर्दर इन फर्दर वीडियोस, फर्दर क्लासेस, कि कैसे मतलब सब्जेक्ट को इतना उलझा देता है कि सब्जेक्ट ही सेंटेंस में स्टूडेंट्स को कैच नहीं हो पाता कि सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है। तो उसको थोड़ा आगे हम और क्लियर करते हैं। मैं बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखूंगा और आप लोगों ने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, nothing but some books was distributed in the class। स्टेटमेंट है nothing but some books was distributed in the class। और सेंटेंस नंबर सेकेंड, we an organization, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको दे रहा हूं, is oblique are ready to give you a chance। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखिए और इसमें सब्जेक्ट को कैच करने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है? अब मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, जितना मैंने पढ़ाया, मुझे जो लगता है कि इस फर्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इस सम बुक्स इसमें सब्जेक्ट है। अगर सम बुक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, लाइक नथिंग बट तक इसको ए पार्ट बना लेते हैं, सम बुक्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड तक इसको बी कर लेते हैं, इन द क्लास इसको सी कर लेते हैं और डी में हम ले लेते हैं नोवेयर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इस सेंटेंस में जो सम बुक्स है ये सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग इसका ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी में नोवेयर, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सम बुक्स इसमें राइट सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है यहाँ पे वो वर आएगी। ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है, स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी होती है। और सेकंड सेंटेंस में हम अब क्या माने, ये भी यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि वी को सब्जेक्ट अज्यूम करता हूँ, सब्जेक्ट मानता हूँ, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आर। और एन ऑर्गेनाइजेशन को सब्जेक्ट अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए इज। अभी फिर उलझन है। तो ऐसे ही मतलब इसके लिए स्टूडेंट्स के पास सम सेट ऑफ रूल्स का नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। जो फर्स्ट मैंने 2 अग्रीमेंट बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब लगाना, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का आना मैंडेटरी होता है। वो सिंपल से 2 अग्रीमेंट बताया, लेकिन उस पर आगे जाके थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट करके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस करता है उस पर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हम क्या अज्यूम करें? सम बुक्स के अकॉर्डिंग वर आना चाहिए, नथिंग बट।
अब इस सेंटेंस का जब हम एक्सप्लेनेशन बुक्स में देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं, तो इनकी एक्सप्लेनेशन कुछ और ही बताई हुई है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की जो एक्सप्लेनेशन बताई है वो बताई है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, दिस इज द राइट सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस का जो राइट आंसर है वो बताया हुआ कि इसका जो राइट आंसर है वो है आर, नॉट इज। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए मैं आपको अगेन पहले भी बताया कि इसके लिए आपके पास सम सेट ऑफ रूल्स का नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो हम ये सोच रहे हैं हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाते हैं बच्चे, उनको ये लगता है कि इसकी हिंदी ऐसे बनेगी कि कुछ किताबों को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन एग्जैक्टली देखें तो इसकी ट्रांसलेशन है कि कुछ किताबों के अलावा क्लास में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, कुछ भी बांटा नहीं गया था। तो जो बांटा गया था वही जो है ट्रू सब्जेक्ट है, मीन्स ये नथिंग जो है यहाँ पे ये ट्रू सब्जेक्ट है। इसको मैं थ्रू रूल्स पे अगली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, कंप्लीट आपको बताऊंगा कि नथिंग बट के साथ कैसे हमने इसको हिट करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका रूल यहाँ पे आपको बता दूं तो यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ ऐसे, नथिंग ऑब्लिक एवरीथिंग प्लस बट प्लस सब्जेक्ट, दिस इज नथिंग एवरीथिंग, दिस इज सब्जेक्ट नंबर 1, दिस इज सब्जेक्ट नंबर 1, this is subject number 2, S2, like this some books is S2 here, this nothing but is S1 here, और nothing everything, ये everything का भी आपने ध्यान रखना है, nothing और everything दो ऐसे वर्ड है, ठीक है। इनके साथ but अगर आगे आ जाए तो इसको हमने S1 मानना है। वैसे complete इसको हम पूरे को ही सब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में हमने स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो नथिंग एवरीथिंग S1 अज्यूम होगा, बट के बाद जो भी चीज लिखी होगी, सम बुक्स है, सम पेन्स है, सम टेबल्स है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, तो उसको हमने S2 अज्यूम करना है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब यूज लगती है, इसके बाद जो वर्ब यहाँ पे हम लगाते हैं वो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लगाई जाती है, याद रखना। तो वर्ब जो आगे लगाते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं, इसलिए इस फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है हमने इसको करना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमें सम सेट ऑफ रूल्स इस तरह के बनेंगे आगे जाके। सेकंड सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि इसका आंसर यहाँ पे आर क्यों हुआ, ठीक है, इज क्यों नहीं हुआ, ट्रू सब्जेक्ट इसको क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं फर्दर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा कि अगर सेंटेंस में वर्ब अपनी जगह सही है लेकिन सब्जेक्ट ही गलत हो जाए, तो कुछ इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस डाल देता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वही गलत कर देगा। जैसे मैं दो स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख रहा हूं, सेंटेंस नंबर 1, 3/4 of the milk was boiled yesterday. 3/4 of the milk was boiled yesterday. Question number 2. More than one question was wrong in the class test. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम यहाँ पे
स्प्लिट कर देते हैं 3/4 ऑफ तक हम इसको फर्स्ट ए, द मिल्क वॉज बॉइल्ड, दिस इज बी, यस्टरडे इज इन सी, एंड एक ऑप्शन हम डी ले लेते हैं, दैट इज नो एरर. सेम इन सेकेंड सेंटेंस, मोर देन फर्स्ट, one questions was, second, wrong in the test is in C, and D में हम ले लेते हैं no error. A, B, this is in C, and this is D is no error. अब हम इन sentences में देखते हैं. अब इनमें स्टूडेंट्स को मोस्टली ये लगता है इस फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ये मिल्क है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगेगा कि यहाँ पे जो है वर्ब was सही लग रही है. मैं अभी ये बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को लगता क्या है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है उस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है. सेकंड सेंटेंस में हमें यहाँ पे लगता है कि क्वेश्चंस यहाँ पे प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्क कर देते हैं, ठीक है. तो इसमें अगर हम यहाँ वर्क करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस का जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है, सेकेंड का जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है. अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, थोड़ा हम देखते हैं कि एक्सप्लेन जब इसको करते हैं तो कैसे ये बनेगा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है फ्रैक्शन के साथ जो यहाँ पे नंबर आता है 1 2 3 4 या 4th 5th 6th, ठीक है, तो यहाँ पे उसको प्लूरल लिखना पड़ता है. तो मतलब इस सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट यही है बट ये सब्जेक्ट ही गलत लिखा हुआ है. तो कुछ ऐसा भी कर दिया जाता है एग्जाम्स में, वर्ब तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती, सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही वो गलत कर देता है, रॉन्ग कर देता है, ठीक है. तो इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो रॉन्ग है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 3/4 ऑफ द मिल्क वाज बॉइल्ड यस्टरडे. और सेकंड सेंटेंस में कभी भी आपने ऐसे नहीं सुना होगा कि 1 नंबर आ जाता है और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है. सो 1 सिंगुलर को डिनोट करता है, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चंस की जगह पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम वर नहीं यूज करेंगे बल्कि इस सब्जेक्ट को ही जो है मतलब सब्जेक्ट ही यहाँ पे रॉन्ग ही बना है. तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये क्लियर किया कि मतलब हमने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलिंग इन द ब्लैंक्स और जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन इस चैप्टर पे बनते हैं उनको कैसे हमने आगे जाके अप्रोच करना है, ठीक है. तो ऐसे उलझा देता है, सिंपल ऐसे नहीं होता कि सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल वर्ब आएगी, वो ठीक है, वो सभी को पता है, मोस्टली एवरीबडी नोज दैट. लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट को ही मतलब स्टूडेंट्स को पहचानने में उसको दिक्कत आती है, ठीक है, सब्जेक्ट को ढूंढने में दिक्कत आती है. और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट अपनी जगह सही होता है लेकिन वर्ब के साथ उसमें प्रॉब्लम डाल देता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट इन फर्स्ट वीडियो, ठीक है. तो फर्दर मैं इस पे सम सेट ऑफ रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा फर्दर वीडियो में, ओके. तो सी यू लेटर, थैंक यू वेरी मच.